हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। क्लास शुरू करते हैं। 12th फिजिक्स। काफ़ी बच्चे आ गए हैं। चलो, गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप एवरीबडी इज़ गुड, एंजॉइंग। तो शुरू करते हैं अपन लेक्चर आज का। उससे पहले कल का एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कल क्या पढ़ा था हमने। कल हमने पढ़ा था फोर्स का जो अलग अलग न्यूमेरिकल्स थे वो हमने किए थे। मैंने आपको अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स बताए और अब मतलब काफ़ी 3-4 न्यूमेरिकल्स किए थे। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, कूलम्ब्स जो लॉ है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसके बारे में हमें बहुत अच्छा आइडिया हो गया था। तो आज जो है वो अपन फोर्स को और ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे और एक और नया टॉपिक अपन शुरू करने वाले हैं आज। तो उस टॉपिक को शुरू करेंगे, उसको देखने तक के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखना है। उसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, कुछ नई बातें बताऊंगा जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें आपको वीडियो के एंड में जाके कुछ चीज़ें मिलेगी जिसको अपन समझेंगे। तो आज अपन जो कूलम्ब का जो फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ, उसको किसी मीडियम में अगर रखा जाए कि अगर मैं किसी मीडियम में कूलम्ब्स फोर्स निकालूं, जैसे वैक्यूम में अगर निकालते हैं तो वैक्यूम में तो हो गया कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला वो था जो हमने निकाला। लेकिन अगर कूलम्ब्स फोर्स किसी मीडियम में निकाला जाए, अगर माध्यम में निकाला जाए, मान लो मैं चार्ज पार्टिकल्स को वैक्यूम से उठा के किसी वाटर में ले गया या फिर कहीं किसी दूसरे मीडियम में ले जाता हूँ, तो उस समय फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कूलम्ब्स फोर्स इन ए मीडियम, किसी माध्यम में कूलम्ब का बल, माध्यम में कूलम्ब बल। तो किसी मीडियम में कूलम्ब फोर्स कैसे रहेगा, जैसा कि हमें पता है कि F बराबर जो कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, उसमें जो K होता है ये होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मीडियम। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है। ये K जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, तो कैसे डिपेंड करता है आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मैं K की बात करूं तो K बराबर होता है जो K का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका क्या कारण है रिप्रेजेंट करने का, उस पर अपन देखेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन K को जो एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का रीजन जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये क्यों होता है इसको अपन वीडियो के एंड में एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात से सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना अगर आपको ये समझना है कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों होता है, क्योंकि किताबों में ये बात सीधी दी होती है, इसका एक्सप्लेनेशन कहीं पे नहीं दिया होता, ज़्यादातर जगह इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता। इस बात को अपन जो है आज जानने की कोशिश करेंगे। तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस एक्सप्रेशन के साथ K की वैल्यू को दिया जाता है। और जो 4 है, 4 तो 4 ही रह गया। पाई जो है, पाई की वैल्यू जैसा आपको पता है 3.41 होती है। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है ये परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहलाता है। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। इसको माध्यम का परिवैद्युतांक कहते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो इस तरह से K जो है इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है। अगर कोई मीडियम इन्वॉल्व हो, इफ देयर इज एनी मीडियम, इफ देयर इज एनी मीडियम, अगर कोई मीडियम इन्वॉल्व हो तो उस केस में जो K डैश है, K डैश की जो वैल्यू है वो हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन वर्ड का यूज किया जाता है। एप्सिलॉन नॉट तो हो गया वैक्यूम की परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम ना, ओके, ऑफ वैक्यूम।
सॉरी यहाँ पे वैक्यूम रखेंगे, ये परमेबिलिटी वैक्यूम की है, और यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है ये है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ये उस मीडियम की परमेबिलिटी है, उस माध्यम का प्रवैधुतांक है जिसमें हम दो चार्ज बॉडीज के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो के डैश बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये है मीडियम के लिए, ये है वैक्यूम के लिए। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन है इसको एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिख रहा है, तो एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, अगर मैं एप्सिलॉन आर बराबर देखना चाहूँ क्या है, तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, माध्यम का सापेक्ष परावैद्युतांक। क्योंकि देखो हम रिलेटिव जब कोई भी क्वांटिटी निकालते हैं तो उस क्वांटिटी का डिवाइड करते थे जिस क्वांटिटी के लिए रिलेटिव निकालने, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम हो जाएगा। तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं के डैश को लिख सकता हूँ के डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ऐसा लिखा जा सकता है के डैश को। ठीक है, तो ये हमारा के डैश नया कांस्टेंट हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो मीडियम है, मीडियम का इफेक्ट कूलम्ब्स फोर्स में दिया जाता है। और अगर मैं अलग अलग फोर्सेस की बात करूं कि अगर एक तो फोर्स है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कहाँ पर है वैक्यूम में, ये वैक्यूम में। और अगर मैं मीडियम की बात करूं, कोई मीडियम में फोर्स हो, तो ये क्या हो जाएगा के डैश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं दोनों को अगर डिवाइड करूं F अपॉन F मीडियम, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के अपॉन के डैश। ये मान आ जाएगा F फोर्स का रेशियो का, F अपॉन F मीडियम बराबर क्या हो जाएगा के अपॉन के डैश। के और के डैश की अगर मैं वैल्यू रख दूं तो ये आ जाएगा F अपॉन F मीडियम बराबर के तो है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के डैश की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि F अपॉन F मीडियम की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एप्सिलॉन आर के, या फिर F मीडियम का जो मान आएगा वो आएगा F अपॉन एप्सिलॉन आर। तो किसी मीडियम में अगर फोर्स निकालना है, किसी मीडियम में अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो वो वैक्यूम में जितना फोर्स है उसका 1/एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है। ये हम एक रिजल्ट ध्यान में रखेंगे कि मीडियम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसी मीडियम में, वो वैक्यूम का 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है। यहाँ पे हमने ये देखा एप्सिलॉन आर क्या है रिलेटिव परमिएबिलिटी, सापेक्ष परावैद्युतांक है किसी माध्यम का, और रिलेटिव किसके रिलेटिव में है वैक्यूम के रिलेटिव में। तो इस तरह से इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाता है, इनको आप नोट कर लीजिए। किसी मीडियम में गुड इवनिंग बच्चों, कुलदीप, मधु, सचिन, सारन, सियाराम जाट, गुड इवनिंग, अनिता, अमर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नोट कर लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इस पे और चीज़ें बताता हूँ आपको। तो कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें? कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकता है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स अपन लिखेंगे। जो एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, ये हमेशा एक से ज़्यादा होता है। एप्सिलॉन आर जो होता है वो हमेशा एक से ज़्यादा होता है, ये पॉइंट लिख लेना। क्यों? क्योंकि जब मैं एप्सिलॉन में एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड करूंगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होगा, तो एप्सिलॉन आर जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा ही पाया जाता है। तो इस वजह से मैं अगर एफ मीडियम
की बात करूं वैक्यूम के रिलेटिव में, तो F/εr, अगर ये क्वांटिटी 1 से ज़्यादा है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 से, इस फोर्स से F से कम हो जाएगी। यानी कि जो मीडियम में फोर्स होता है वो वैक्यूम या एयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम होता है। तो ये पॉइंट लिख लेना, फोर्स इन मीडियम is less than the force in vacuum। माध्यम में जो बल है, माध्यम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, माध्यम में बल निर्वात में बल से कम होता है। F मीडियम बराबर क्या हो गया, F/εr, एप्सिलॉन r 1 से ज़्यादा है, इस वजह से F मीडियम क्या हो जाएगा, F से कम हो जाएगा। यानी कि वैक्यूम की तुलना में आपको कम फोर्स मिलेगा। अगर मैं मान लीजिए कोई 2 चार्ज पार्टिकल एयर में है, हवा में है, अगर उनको मैं पानी में लेके जाऊँ, नीचे लेके चला जाऊँ, तो क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो बढ़ेगा या घटेगा? अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो डेफिनेटली घटेगा। क्यों? क्योंकि अब मीडियम आ गया है। तो मीडियम आने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में? ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, शानदार क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन से हमें और ज़्यादा समझ में आएगा कि मीडियम का इफेक्ट क्या पड़ता है अलग अलग चीज़ों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। और मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ उस क्वेश्चन में मैं जो आपका बायोन्सी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो शूडो फोर्स होता है, बायोन्सी जब प्रिंसिपल लगता है, अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स 11वीं क्लास का थोड़ा बहुत पोर्शन याद है तो हम उस पोर्शन को रिवाइज भी करेंगे और उस पोर्शन को लिंक करते हुए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो एक बढ़िया सा शानदार धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको जो मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी और अच्छी फील आ जाएगी। क्वेश्चन है कि कोई आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज है, कोई आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज है, इनके बीच में पहले 30 डिग्री एंगल है। जब इन पे कोई चार्ज है तो चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये पाया गया कि इनके बीच में जो एंगल है उन आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज के बीच में वो है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का इनके बीच में एंगल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अब इस पूरे सिस्टम को हम एक कोई लिक्विड में लेके गए जिसका डाइइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हमें नहीं पता। हम इस लिक्विड में लेके गए, हमें इस लिक्विड का डाइइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट नहीं पता यहाँ पे। और अब जब देखा यहाँ पे ये लिक्विड है कोई मीडियम, इसका डाइइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट एप्सिलॉन r क्या है? क्वेश्चन है कि क्या है यदि इनके बीच में अभी भी एंगल जो है वो 30 डिग्री ही रहे। पहले जब किसी मीडियम में नहीं था तब इन दोनों चार्ज बॉडीज के बीच में जो एंगल था वो 30 डिग्री है, और अब जब मीडियम आ गया है फिर भी इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, और देखो इसमें ग्रेविटी वगैरह सब लग रहा है, ये आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज है दोनों की दोनों। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इस केस में एप्सिलॉन r कितना होगा? और इसमें एक और जानकारी दी हुई है कि जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इसका दे रखा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर cc। ये इसका डेंसिटी है इस लिक्विड का। और जो स्फेयर्स है इनका डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ स्फेयर्स ये दे रखा है 1.6 ग्राम पर cc। ये स्फेयर्स का डेंसिटी है। तो ये सवाल हमें करना है। सवाल समझ में आया? सवाल क्या है, दो आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज है, जब उनके बीच इनको जब एयर में रखते हैं या फिर कोई वैक्यूम में रखते हैं
तो उनके बीच में 30 डिग्री का एंगल पाया जाता है, और उन स्फेयर्स का जो डेंसिटी है वो है 1.6 ग्राम पर सीसी। अब इस पूरे सिस्टम को हम लिक्विड के अंदर लेके गए, उस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो है 0.8 ग्राम पर सीसी। तो अब क्या पाया गया, अब दोबारा यही पाया गया कि इन दोनों स्फेयर्स के बीच में जो एंगल है वो यहाँ से जो बन रहा है वो अभी भी कितना है, 30 डिग्री ही है। तो सवाल ये है कि ये इस लिक्विड का रिलेटिव परमेबिलिटी कितना है, ये सवाल है। ये सवाल बड़ा ही एकदम जो फंडे क्लियर कर देने वाला सवाल है। इस सवाल को अपन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, देखते हैं आप में से कोई आंसर बता पाता है इसका। क्या मीडियम की वजह से कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। सीआरएम जाट ने पूछा कि चार्ज के ट्रांसफर होने पर मास ट्रांसफर होता है क्या? बिल्कुल मास ट्रांसफर होता है, लेकिन बहुत ही कम ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही कम मास होता है उनका, लेकिन मास ट्रांसफर बिल्कुल होता है। क्या मीडियम की वजह से कुछ इफेक्ट होगा? बिल्कुल इफेक्ट होगा, अभी वही देख रहे हैं अपन। तो ये सवाल दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। चार्ज बॉडीज है, वैक्यूम या एयर में है तब तो 30 डिग्री एंगल है, किसी लिक्विड में लेके गए तब भी इनके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री रहता है। लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है 0.8 ग्राम पर सीसी, और जो स्फेयर्स है हमारे उनकी डेंसिटी दे रखी है 1.6 ग्राम पर सीसी। तो सवाल ये है कि कितना होगा इसका एप्सिलॉन आर, यानी कि इसका रिलेटिव परमेबिलिटी। ये हमारा सवाल है, इसका आंसर में पता लगाना है क्या होगा एप्सिलॉन आर। तो सॉल्व करें इसको। देखो सॉल्व करते हैं। मैं अगर इस बॉडी में बात करूं तो इसका मास m है और इसका भी मास m है। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनना, इसमें इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पता चलेगी। मैं ये आसान सवाल नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल है, लेकिन इस सवाल को करने से हमारा बायोन्सी वाले प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रिंसिपल और फोर्स बैलेंस के प्रिंसिपल बहुत सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये 15 डिग्री एंगल है। अब इस बॉडी की बात करें, इस मास ऑब्जेक्ट पे बात करें तो इसमें फोर्स क्या क्या लग रहे हैं। एक तो नीचे लग रहा है mg, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। यहां पे जो ये रस्सी बंधी हुई है यहां पे लग रहा है ये टेंशन फोर्स T, ठीक है। और इस तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मान लिया कोई F। तो इस पे इधर तो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है टेंशन। मैं इस डायग्राम को यहां पे बना देता हूं। ये जो आपका कोई मास का ऑब्जेक्ट है जिस पे चार्ज कोई Q है, इसके इस तरफ तो लग रहा है कोई टेंशन फोर्स T। ये एंगल है आपका 15 डिग्री। ये नीचे लग रहा है mg फोर्स और इधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका F। ये कहाँ पे है? जब हमारा कोई मीडियम नहीं है, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं उस टाइम पे। ये बात समझ में आई। तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस बॉडी पे नीचे की ओर mg, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मान लिया वो फोर्स कितना है F, नीचे mg और इस तरफ टेंशन है। अब देखो मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा सकता हूँ। इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाने के लिए इस टेंशन के दो कंपोनेंट लिए। ये कंपोनेंट तो हो जाएगा T, ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा T cos 15 डिग्री और ये हो जाएगा T sin 15 डिग्री। तो यहाँ पे T sin 15 डिग्री जो है कंपोनेंट किया, ये तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, और T cos 15 डिग्री जो है वो होना चाहिए mg के बराबर, है ना। ये बात समझ में आई। T cos 15 डिग्री तो mg के बराबर कर दिया और T sin 15 डिग्री को f के बराबर कर दिया। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो T से तो T कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan 15 डिग्री। और tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, f अपॉन mg आ जाएगी। पहली इक्वेशन ये आ गई हमारी। इस इक्वेशन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फोर्स बैलेंस का जो फंडा है उसी को प्रॉपर्ली यूज़ किया है और कोई नई बात नहीं है। हम इसका सॉल्यूशन करें इस क्वेश्चन का।
यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पहले स्टेप में। काफ़ी बच्चों के आगे अरुण पंचारिया 2, धनराज चौधरी 2, जारीन खान 2, श्रीराम जाट 2, बिल्कुल सही आंसर इसका 2 है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया, सही दिया, इसका आंसर 2 है। अब दूसरे वाले केस में जाते हैं। दूसरे वाले केस में हमें क्या मिलेगा, हमें इस पूरे सिस्टम को मीडियम के अंदर ले जाना होगा। जब मीडियम के अंदर लेके जाएंगे तो मीडियम के अंदर ले जाने पे मैं अगर फोर्सेस को देखूं कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो अब मान लो कोई टेंशन टी डैश काम कर रहा है और फोर्स कोई मान लो एफ डैश काम कर रहा है, तो एफ डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा इस बार, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा इस बार। जो चार्ज बॉडी है उस पर जो फोर्स लगेगा पहले वाले का 1 अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। नीचे mg काम करेगा, अभी भी काम करेगा, और ऊपर जो है एक बायोन्सी फोर्स एफ बी काम करेगा, बायोन्सी, ठीक है, ये काम करेगा। अब देखो एक चीज यहां पे मैं सीधी कर सकता हूं, अगर मैं सूडो वेट यूज करूं, सूडो वेट का प्रिंसिपल, तो सूडो वेट का प्रिंसिपल क्या होता है, मैं अपेरेंट वेट जो है इसका वो अगर सीधा ही लिख दूं वो कितना होगा, mg माइनस एफ बी, और mg माइनस एफ बी की जो वैल्यू है वो जाएगी 1 माइनस रो, यहां पे जो रो है, रो आ जाएगा लिक्विड का डिवाइडेड बाय रो लिक्विड अपॉन रो स्फेयर, ये हो जाएगा हमारा अपेरेंट वेट, क्योंकि अब बायोन्सी भी लग रहा है। तो उस केस में अपेरेंट वेट कितना हो गया, mg इंटू 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो स्फेयर, और ये एंगल अभी भी 30 डिग्री है, सॉरी 15 डिग्री है। तो इस बार हमारा जो 10-15 डिग्री का वैल्यू आएगा, 10-15 डिग्री इस बार हमारा आ जाएगा f अपॉन एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय mg इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। इस बार हमारा 10-15 डिग्री का वैल्यू इस इक्वेशन से ये आ गया। हमने अपेरेंट वेट को यूज लिया इस बार, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया, पहले का 1 अपॉन एप्सिलॉन आर हो गया। तो दूसरा इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, एफ अपॉन एप्सिलॉन अपॉन एम जी इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। तो दोनों इक्वेशन को मैं बराबर कर सकता हूँ, 15 डिग्री को, तो दोनों इक्वेशन को जब बराबर किया तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एम जी बराबर f अपॉन एम जी इंटू एप्सिलॉन आर इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। एम जी एफ कैंसिल, यहाँ से एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस, लिक्विड की डेंसिटी अपॉन किसकी डेंसिटी, स्फेयर की डेंसिटी। तो इसकी जब वैल्यू रखता हूँ रो एल अपॉन रो एस की, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस रो एल तो है अपना 0.8 और ये है 1.6, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 1/2 हो गया, 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बचा, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1/2 या फिर एप्सिलॉन आर आ जाएगा हमारा 2। तो रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी आ गई हमारी लिक्विड की, 2 आ जाएगी, और ये आंसर हो जाएगा। काफ़ी बच्चों ने निकाला इसको सही, काफ़ी बच्चों के सही आंसर आए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा सीख रहे हो। और सवाल लेते हैं, और सवाल करते हैं। ये मीडियम के बारे में, अगर मीडियम कोई इन्वॉल्व हो तो इस तरह से जो रिलेटिव परमिबिलिटी जो है वो वर्क करती है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आई बात समझे? आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन का, और उसके बाद में अपन आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है मीडियम का इफेक्ट कूलाम फोर्स पे। नेक्स्ट अब लेते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इसे सीखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो जानेंगे। हेडिंग लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड।
विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जब भी कोई दो चार्ज बॉडीज को पास में लाया जाता है तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। उनके बीच में ऐसा लगता है कि कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को पास में लाया जाए तो एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को पास में लाए तो एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है, क्या वजह होती है? ये जो वजह है, इसका जो कारण है वो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड एक ऑर्गन की तरह होता है। ऑर्गन यानी कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हम ह्यूमन बॉडी से अपने आसपास की चीज़ों को सेंस करते हैं, महसूस करते हैं। वैसे ही एक चार्ज बॉडी जो है वो कैसे एक्सपीरियंस करे कि कोई चार्ज बॉडी उसके पास में आया या नहीं आया है, उसका क्या फॉर्मेट हो जाता है, क्या तरीका होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी वजह से कोई एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के आने को एक्सपीरियंस करती है, सेंस करती है। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिकल फील्ड हम आज पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कहीं पे अगर रखा हुआ है, कहीं पे है, तो वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड के प्रभाव में आने वाला प्रत्येक पार्टिकल, प्रत्येक चार्ज पार्टिकल, हर चार्ज पार्टिकल जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जिसके इन्फ्लुएंस में कोई अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड, इट इज अ फील्ड अराउंड ए चार्ज पार्टिकल in which if another charge particle comes, then it experiences a force। ये फोर्स रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये बातें अपन अभी इस लेवल में नहीं पढ़ते कि भाई एक चार्ज पार्टिकल से क्यों जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये बातें अभी हम नहीं पढ़ते। और देखो, ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। ग्रेविटेशन फोर्स में भी उसका भी जो कारण होता है वो होता है ग्रेविटेशन फील्ड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी कि कुलाम फोर्स है, तो कुलाम फोर्स का जो कारण है, कुलाम फोर्स का जो रीजन है, वो क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करूं, तो ऐसा कहते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इस तरह से दूर जाती हुई फॉर्म होती है। कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो वो बाहर जाती हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को फॉर्म करता है। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ लेके जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसके लिए ये माना जाता है कि वो फील्ड लाइंस को अपने अंदर की ओर लेता है। उसमें फील्ड लाइंस एंटर होती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से तो बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से उसके अंदर की ओर जाती है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में जो बातें हैं वो कही जाती है, उसको माना जाता है। तो ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए तो बाहर की ओर, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए उसकी ओर, उसमें जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये दोनों आप चीज़ें नोट कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड। अच्छा, और कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडर्ड पॉइंट्स है इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में जो आपको ध्यान में रखने हैं वो ये है। पहला पॉइंट कि
जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है, इनकी जो रेंज है, इनकी जो परास है, आप बोलोगे सर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है तो वो कितनी दूर तक अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सपीरियंस कराएगा, तो ये बात अपन को कैसे क्या पता चलेगी कि कितनी दूरी तक है। तो इसके बारे में ये माना जाता है कि किसी चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इनफाइनाइट रेंज तक होता है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि पास में 1 मीटर या 2 मीटर पे जाके ही रुक गया, नहीं, वो इनफाइनाइट रेंज तक इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो एक पॉइंट लिखना, फॉर ए चार्ज पार्टिकल its electrical field have infinite range। जो चार्ज पार्टिकल के अराउंड फील्ड लाइंस फॉर्म होती है उनकी रेंज अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। एक और पॉइंट कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को इमिट कर रहा है, जो बाहर निकाल रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे नेगेटिव चार्ज, तो ये उन अपने खुद की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है, अपने खुद के इलेक्ट्रिकल फील्ड को वो सेंस नहीं करता। यानी कि अगर मैं कोई चार्ज बॉडी हूँ और मेरी वजह से आसपास कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उस इलेक्ट्रिकल फील्ड का इन्फ्लुएंस मुझ पे नहीं लगेगा, यानी कि मेरा खुद का इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरे ऊपर कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड डू नॉट इन्फ्लुएंस एनी फोर्स on self charge body, या फिर एनी फोर्स ऑन चार्ज बॉडी ओवन, या फिर उसके खुद पे जो है कोई फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है। इसमें किसी का कोई डाउट क्वेरी है तो एक बार चेक कर लेता हूँ कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट पे दो अलग अलग जो है हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, जो कि सही नहीं है। ठीक है, ये छोटी छोटी और बातें। एक पॉइंट और ये लिख लेना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस EFL नोट्स बना लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल नोट्स बनाने, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख रहे हो और नोट्स नहीं बना रहे हो, घर पे बैठे हो, मैं नहीं देख रहा हूँ तो, पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, अपन को इस फॉर्मेट में भी पूरा सिंसियरिटी, ईमानदारी और रेगुलरिटी से काम करना है। तो आप एक एक पॉइंट को देखो, मैं कितना मेहनत करके लिख रहा हूँ, तो आपको भी क्या है, घर पे बैठ के कॉपी पे नोट्स बड़े खूबसूरत बना के लिखने हैं और उनके फ़ोटो खींच के आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं देखूंगा और आपको वेरी गुड का जो इनाम है वो भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो EFL जो है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स जो है, नेवर क्रॉस ईच अदर। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जैसे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं करेगी, क्रॉस करेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी। देखो, अगर मैं क्रॉस करती हुई दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बना दूं तो इस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में दूं या इस डायरेक्शन में दूं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है। जो विद्युत क्षेत्र है वह एक सदिश राशि है, तो इस कारण एक सदिश की कोई दो दिशाएं नहीं हो सकती। फॉर ए सिंगल वेक्टर क्वांटिटी इट कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन एट ए पॉइंट। एक किसी सर्टेन पॉइंट पे इसके दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से कभी भी क्रॉस नहीं करती है। FL नेवर क्रॉस इच अदर बिकॉज फॉर ए वेक्टर क्वांटिटी एट ए पॉइंट no two direction can exist at same time। तो एक ही समय पर दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। इस पॉइंट पे देखो,
या अपन ऐसा कहें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है, तो ये बात जो है कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, ये बात कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो, हमारे वेक्टर के जो प्रिंसिपल है उनका जो है पूरा सत्यानाश नहीं हो, वेक्टर के जो नियम कानून है वो लगे लगे इस नेचर में। इस वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ने अपना क्या सेटिंग किया कि भाई मैं तेरे को क्रॉस नहीं करूंगी, क्योंकि जो वेक्टर वाले जो रूल्स है, वेक्टर इज ए किंग, वेक्टर के नियमों का पालन करना है। अगर हमने वेक्टर से उधारी लिए, हमने हमारी डायरेक्शन को लिया है, तो जैसे आप सोचिए, देखो इमेजिन करके देखिए कि दो वेक्टर फील्ड लाइंस जो आपस में बातें क्या कर रही होगी कि देख बहन, मान लो फील्ड लाइंस दोनों गर्ल्स है, कि देख बहन हमने वेक्टर चाचा से कुछ उधारी ली है। क्या उधारी है? वो डायरेक्शन की उधारी है, कि मेरे पास में भी एक डायरेक्शन है, तेरे पास में भी एक डायरेक्शन है। बहुत सारी दूसरी क्वांटिटी जो स्केलर होती है उनको वेक्टर चाचा जो है उधारी नहीं देते डायरेक्शन में। तो अपन ने वेक्टर चाचा से जब उधारी ली है तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, वेक्टर चाचा ने बोला था कि दो वेक्टर्स जो वेक्टर्स एक पॉइंट पे किसी एक क्वांटिटी की दो डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन मैं नहीं कर सकता, ये मेरी एक बाउंडेशन है। तो हमने वेक्टर चाचा से उधारी तो ले ली, लेकिन हम जब क्रॉस करेगी तो वेक्टर चाचा के उस नियम का उल्लंघन कर रही होगी, तो उस नियम का उल्लंघन नहीं करें। तो इससे बेहतर यही है कि हम दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें, और क्रॉस नहीं करते तभी तो ये बात लागू होती है। वेक्टर चाचा भी खुश और हम दोनों भी बहनें बहनें खुश, अपने इलाके में फैल रही हैं, अपने इलाके में जा रही है, और हम अपने आप को क्रॉस कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसके पीछे एक और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरीज होती है, वो अपन वीडियो के एंड तक आप बने रहना, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि वेक्टर वाली जो लाइन्स है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसके पीछे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण होता है, उसको भी अपन समझेंगे कि क्यों इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो ज्ञान की बात हो गई सर, इसमें आपने बताया कि भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड ये है, वो है, क्रॉस नहीं करता, वो नहीं करता, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से फोर्स क्रिएट होता है। आप तो मुझे न्यूमेरिकल कैसे किए जाएं उसका काम बता दीजिए, है ना। आपको तो क्या मतलब है, न्यूमेरिकल्स होने चाहिए। तो न्यूमेरिकली मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैसे समझें, कैसे डिफाइन करें, उसके बारे में बात करें। अभी तो हमने ज्ञान की बातें की कि भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड ये है, वो है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अब अपन जाएंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैथमेटिकली हम किस तरह से परसीव करें, उसको कैसे देखें। हम अब लगाएंगे मैथ्स का चश्मा और उस मैथ्स के चश्मे से इलेक्ट्रिकल फील्ड को देखेंगे। तो मैथ्स क्या कहती है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिफाइन करने के लिए मान लो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपन इसका बनाते हैं, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, कोई एक पॉइंट चार्ज लिया, मान लो इस चार्ज का मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए क्या किया जाता है, मान लो यहां से r डिस्टेंस पे, यहां से कोई r डिस्टेंस पे मुझे यहां पे पता लगाना है कि भाई इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है। तो मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, कोई एक टेस्ट चार्ज लाते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, प्रायोगिक आवेश इसे कहा जाता है। टेस्ट चार्ज यानी कि जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे हम लेके आए। इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में कुछ बातें निकालनी है। तो इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज का टेस्ट कर रहे हैं, है ना, उसको लेके आए हैं कि अभी तेरे साथ कुछ हंसी मजाक का खेल होएगा, तो यहीं पे चुपचाप बैठा रहे, तो इसके साथ टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये है हमारा जो चार्ज जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, और ये है हमारा टेस्ट चार्ज। तो अब इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा F, वो क्या होगा, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर होगा या नहीं होगा। इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी हो गई, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर हो गई। दिस इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है मैथमेटिकली क्या डिफाइन किया जाता है कि किसी यूनिट टेस्ट चार्ज पे, यानी कि किसी इकाई आवेश पे, यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है हमारे ओरिजिनल चार्ज की वजह से, वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाता है। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, किसी यूनिट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है किसी चार्ज की वजह से, वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेंगे कि फोर्स ऑन एनी
यूनिट टेस्ट चार्ज ड्यू टू ए चार्ज is equal to इलेक्ट्रिकल फील्ड। किसी टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाता है। अब देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, तो ये मान लो कोई E है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा फोर्स के बराबर हो जाएगा, लेकिन वो फोर्स कौन सा होना चाहिए, एक यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए होना चाहिए। और यूनिट चार्ज हो, अगर यूनिटी में कन्वर्ट करना है, क्यू नॉट चार्ज पे तो फोर्स लग रहा है F, तो यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, उस क्यू नॉट का डिवाइड कर देते हैं ना। जैसे मैं बोलूं कि 10 किलो में इतना है तो 1 किलो में कितना है, तो हम 10 का डिवाइड कर देते हैं। तो वैसे ही क्यू नॉट पे चार्ज पे लगने वाला फोर्स इतना है, तो यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F अपॉन क्यू नॉट। तो यही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक्सप्रेशन होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज F अपॉन क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे E हो जाएगा। या फिर मैं F बराबर क्या लिख सकता हूँ, क्यू नॉट इंटू E। इस तरह से भी इसको एक्सप्रेस किया जाता है। ये काफ़ी फेमस फॉर्मूला है। ये जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, मास इंटू जी, mg। यहाँ पे g क्या होता था, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता था। वैसे ही ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की तरह ही हमारा E होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी है। और यहाँ पे क्यू नॉट की जगह वहाँ पे क्या होता है, मास होता है। तो मास और चार्ज में लगभग सिमिलर रिलेशन होता है। अगर आपको ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला अगर याद हो, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, तो वो क्या होता है, Gm1m2/r² होता है। तो वैसे ही चार्ज पार्टिकल्स भी इसी तरह का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि Q1Q2/r²। तो F बराबर क्या हो गया, क्यू नॉट इंटू E। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लूँ, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये निकालना है, तो देखो E बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है, क्यू नॉट अपॉन r² है, डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। तो क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो E की वैल्यू क्या हो गई, E बराबर आ जाएगा Q अपॉन r²। ये किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से उससे r डिस्टेंस पे कोई अगर पॉइंट रखा हुआ है, तो उस पे लगने वाला, उस पे वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, Q अपॉन r²। ये फॉर्मूला याद रखें, याद रखेंगे तो अपना काम आसानी से चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, E बराबर Q अपॉन r² होता है। E बराबर क्या हो गया, Q अपॉन r²। इसको नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। F बराबर Q अपॉन r²। इस तरह से पॉइंट चार्ज से वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला जाता है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बोली थी लेक्चर शुरू करने से पहले कि मैं आपको लेक्चर जब खत्म होगा तब मैं आपको 1 अपॉन जो ये 4 पाई आता है K की वैल्यू में, K बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, वहाँ पे ये 4 पाई कहाँ से आया, तो उसकी बात मैं आपको थोड़ा एक हिंट दूंगा, एक आइडिया दूंगा। तो मैंने जो आपसे वादा किया उस वादे को मैं पूरा करता हूँ। अभी जैसे देखो, हमने जो पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला जो निकाला है Q अपॉन r², उस पर मैं वापस आता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आया Q अपॉन r²। E बराबर क्या है, Q अपॉन r²। मैं K को अगर ऐसा लिख देता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स बन रही है, E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो एक अलग हो गया, और यहाँ पे हो गया 1 अपॉन 4 पाई r²। ये कुछ टर्म बन रही है। देखो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्या हो रहा है, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई r² इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन, ऐसा E बन रहा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या बन रहा है, 1 अपॉन 4 पाई r²। ये 4 पाई r² क्या है, ये क्या किसी स्फेयर का एरिया नहीं है।
एरिया ऑफ स्फेयर है ना, कोई आर रेडियस का स्फेयर इमेजिन कीजिए, उस आर रेडियस के स्फेयर का क्या है, ये एरिया है, क्षेत्रफल है आर त्रिज्या के किसी गोले का। तो आर त्रिज्या के गोले का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे क्यों आया, उसके आने का क्या कारण है, इसको आप समझिए। देखिए अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज लेता हूं तो इस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकलेगी इस तरह से, ये किस तरह से स्प्रेड हो रही होगी, इनके जो वेव फ्रंट्स बनेंगे ये स्प्रेड कैसे हो रही है, स्फेयर की तरह स्प्रेड हो रही होगी, दूर दूर तक जा रही होगी, है ना। तो उस स्फेयर के पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज की वजह से जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो क्या हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाता है। तो वहीं से ही जो गाउस नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको पर यूनिट एरिया के लिए इसे, क्योंकि इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी हमारे वेव फ्रंट की, तो इंटेंसिटी क्या करते हैं, पर यूनिट एरिया के लिए कैलकुलेट की जाती है। तो उन्होंने क्या किया था, 1/4πr² का डिवाइड कर दिया। जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में मैं आर रेडियस का एक स्फीयर लूँ तो वहाँ पे उसका जो एरिया वो कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। तो ये जो ये 4πr² आया है ये वैसे बहुत आगे की बात है, पर मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूँ। एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन हम एक गाउस लॉ पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो ये जो अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है उस पॉइंट चार्ज की वजह से एक स्फेयर की शेप में स्प्रेड होता है, फैलता है, तो स्फेयर का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है और उसी 4πr² का यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। तो यहीं से ये क्या आता है, 4π आता है, 4πε0 आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है सवाल थोड़ा, ये जो इसका जो आंसर है सेटिस्फैक्टरी लगा, लेकिन मैं आपके अंदर का जो साइंटिस्ट है वो जगाए रखना चाहूँगा। इस पर आप और रिसर्च करो और सोचो कि वेयर ये 4π आखिर आया कहाँ से। ठीक है, वैसे और ज़्यादा गाउस में हम क्लियर करेंगे इसको। इस लेक्चर में अपन इतना लेते हैं, अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास शुरू करनी है सॉलिड स्टेट की, तो उसमें मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। किसी को डाउट हो तो बता सकता है, मैं अभी आपके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ। आई होप नोबडी हैव एनी डाउट, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने नहीं डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में। क्लियर है सर, बिल्कुल। कौन सा वाला क्लियर है, विदाउट डाउट वाला या एकदम ही वैसा वाला क्लियर? चलो ठीक है, बहुत अच्छे से सीखा आपने सभी ने। ओके।